नमस्ते मैम। मैम बेनिफिट ट्रांजिट फ्रॉम मून। ओके, तो वो हमने सारे कर लिए। यस मैम। लेट मी चेक माय स्लाइड्स। तो स्लाइड शो होगी तो आप मुझे बता दीजिएगा एक बार। स्टार्ट उसके बाद बेनिफिट ट्रांजिट किया था। अभी स्लाइड शेयर हो गई? नो मैम अभी नहीं। Okay. अभी शेयर हो गई? यस मैम। यस मैम। तो ये वाला सबको समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है इसमें? सबको क्लियर है ये? यस मैम। आई थिंक मैंने 2-3 एग्जाम्पल से भी आपको समझा दिया था, तो ये सबको क्लियर होगा, राइट? मैंने ये सोचा था कि आज हम एक बार कुछ जनरल रूल्स करने की कोशिश करेंगे। आई विल पिक अप माय स्लाइड। आपके साथ मैंने ये जनरल रूल्स किया हुआ है या नहीं? ये हॉरोस्कोप जब आपके पास आता है तो आपको कैसे देखना है, ये हम कर चुके थे। नो मैम लास्ट में यही डिस्कशन हो रहा था इसी पर। कितने पॉइंट्स कर लिए थे हमने? मैम फर्स्ट ही चल रहा था केंद्रास न्यूट्रल। ओके, तो ये मैंने थोड़े से पॉइंट्स ऐसे सोच के बनाए कि कैसे एक हॉरोस्कोप जब आपके पास आता है तो आप हॉरोस्कोप के अंदर जब चीजों को देखना समझना शुरू करते हैं तो कैसे चीजों को अलग अलग किया जाए और अपने पास कुछ बेसिक रूल्स हो कि कैसे हम फॉलो करें कि क्या करना है। तो हमने ये बोला कि केंद्र जो है सदैव सम है, ठीक है। अगर आप किसी भी हॉरोस्कोप में देखेंगे, चाहे आप चर लगन की कुंडली बना लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मेष, तो आपके पास 4 केंद्रों में 1, 4, 7, 10 राशि आ जाएगी, ठीक है। तो सारी की सारी कौन सी राशियां हैं ये? कौन सी राशियां? चर राशियां, ठीक है। अब मैं इसके स्वभाव को बदल के स्थिर में बना देती हूँ। अगर वृषभ लगन की कुंडली बनाई जाए तो केंद्र में क्या आ जाएगा? 2, 5, 8, 11। ये कौन सी राशि है सारी? कौन सी राशि है? स्थिर। अब अगर मैं मिथुन से शुरू कर दूं, 3, 6, 9, 12, तो केंद्र में कौन सी राशियां पड़ेंगी? डुअल साइन। डुअल साइंस। तो ये कितना अच्छा हमारे ऋषियों ने सोच के पूरी प्लानिंग बना के हॉरोस्कोप की इस तरीके से राशियों की स्थापना की कि जब कोई भी हॉरोस्कोप बने, 4 नंबर हो, चाहे 7 नंबर हो, चाहे 10 नंबर हो, चाहे 1 नंबर हो, वो सारी की सारी राशियां केंद्र की केंद्र में ही रहेंगी। अब तुला से सोच के देखो, 7, 10, 1, 4, केंद्र में सारी की सारी 4 राशियां। ऐसे ही आप किसी भी
प्रवृत्ति की राशि को घुमा लीजिए, चाहे चर को, चाहे स्थिर को, चाहे डुअल को, हमेशा एक ही समभाव की राशियां होंगी, या तो चर होंगी, या स्थिर होंगी, या डुअल होंगी। फिर ये हमको ध्यान रखना है कि इसलिए केंद्र जो है सम है, न्यूट्रल है। केंद्र का लॉर्ड केंद्र में होके, चाहे वो मेलेफिक हो चाहे वो बेनिफिक हो, वो सम हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। एडिशनली जब हम केंद्र को लेकर बात करते हैं, तो आपने नोट किया होगा कि आपने प्रवीण के अंदर बहुत सारे ऐसे योगास पढ़े थे जो केंद्र के लॉर्ड को केंद्र में यदि अपनी राशि में या चंद्रमा से केंद्र में बैठ के ऐसी स्पेशल पावर्स या फिर ऐसे स्पेशल योगास मिलते हैं जिससे कि उस पर्टिकुलर हॉरोस्कोप में वो ग्रह अपने लिए स्पेशल कारक तत्व ले लेता है। जैसे कि कोई बोलेगा कौन से ऐसे योगास बनते हैं जो केंद्रास को इन्वॉल्व करते हैं जिसकी वजह से हम हॉरोस्कोप को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाते हैं। हाँ जी मैम पंच महापुरुष योग। वेरी गुड। ठीक है ना, इसका मतलब अगर आपने देखा कि वीनस स्वराशि का हो गया, केंद्र में बैठ गया, वीनस एक्सॉल्ट हो गया, केंद्र में बैठ गया, तो और वीनस अपनी स्वराशि का होके चंद्रमा से भी केंद्र में बैठ गया, तो भी मालव्य योग बनाएगा, पंच महापुरुष योगास। यानी कि ऐसा योग जो इस जातक को हमेशा धन धान्य संपूर्णता ऐश्वर्य पूरी जीवन भर गाड़ी, ऐसा रहना सहना, ऊंचा ऊंचा स्टैंडर्ड का रहना, इस योग से उस जातक को मिल सकता है। तो पंच महापुरुष योग केंद्रास के योग हैं, केंद्र चाहे लगन से हो, केंद्र चाहे चंद्रमा से। ठीक है, फिर अब इसके अलावा एक दूसरा और योग होता है जिसको हम थोड़ा नेगेटिव बोलते हैं। वो कौन सा योग है जो केंद्र को इन्वॉल्व करके बनता है? तो इसका मतलब जैसे ही हॉरोस्कोप आया, केंद्र पर नजर डाली, क्या पंच महापुरुष योग में से कोई योग इस हॉरोस्कोप में प्रेजेंट है या नहीं है? प्रेजेंट है तो प्लस फॉर द हॉरोस्कोप। तो कौन सा वाला प्रेजेंट है? जुपिटर बना रहा है, मरकरी बना रहा है, मार्स बना रहा है, वीनस बना रहा है, कौन बना रहा है? उसको तुरंत अपने लिए अलग करना है, एंड इट गिव्स स्ट्रेंथ टू द हॉरोस्कोप। ठीक है, और कौन सा केंद्र का योग है? मैम जो केंद्र से जो ये योग बनता है, इसमें एक केंद्राधिपति दोष भी तो होता है ना योग, बिल्कुल, जिसमें मैं तो बोल ही रही हूँ जैसे अभी हम हाँ बोलो। जैसे अभी हमने कहा कि स्वराशि में हो और केंद्र में बैठा हो तो महापुरुष योग बन गया, मालव्य योग बन गया। तो अगर ये स्वराशि में है और केंद्र में बैठा है तो इसे केंद्राधिपति दोष भी लगेगा ना, अगर ये लग्नेश नहीं है तो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दोनों ही बातें उस पर लागू होंगी। उस पर दोष भी लगेगा और उसका पंच महापुरुष योग भी बनेगा। अपने पंच महापुरुष योग के अंतर्गत वो आपको जीवन में जो भी सुख संपदा देना चाहता है वो देगा, लेकिन केंद्र अधिपति दोष भी लगेगा। केंद्र का स्वामी होके केंद्र में बैठ जाना किसी ना किसी हद तक कहीं ना कहीं उस जातक को एक दोष के अंतर्गत भी पीड़ित करता है। कहीं ना कहीं थोड़ा हेल्थ से रिलेटेड उसको कुछ इश्यूज आ सकते हैं। और ऐसा आप अगर कोई हॉरोस्कोप देखोगे, फॉर एग्जांपल वृश्चिक लगन की अगर हम बात करें और वीनस 7th हाउस में बैठा हो टॉरस में, तो मालवीय योग बन गया। केंद्र का स्वामी होकर केंद्र में बैठा है तो उसको केंद्राधिपति दोष भी लग गया। ठीक है ना, तो दोनों ही दोष और योग दोनों के फल उस जातक को अपने जीवन में मिलेंगे। कब कब उसको अच्छे योगों का फल तब मिलेगा जब पंच महापुरुष योग का कारण बन के वो अपने महादशा या अंतरदशानाथ से अच्छा बैठा हुआ हो, या फिर महादशानाथ और अंतरदशानाथ उसका कोई फ्रेंडली प्लैनेट हो। सैटर्न और वीनस
लेकर अलग से रूल्स हैं, बट यस अगर वीनस मरकरी की दशा आ जाए और वो अच्छे से एक दूसरे के साथ पंचता मैत्री के अंतर्गत अपने साथ अच्छे संबंध बनाए हुए हैं, तत्कालिक मैत्री और नेचुरल मैत्री जैसे भी आप लोग पढ़ चुके हैं इसको, उसको लेकर अगर वो अच्छा संबंध बनाता है या फिर किसी ऐसे ग्रह के साथ उसकी दशा या अंतर्दशा पड़ जाती है जो अपने आप में उस हॉरोस्कोप में कोई राजयोग बना रहा हो। फॉर एग्जाम्पल मालवीय योग तो बनाया शुक्र ने और लग्नेश राजयोग बना रहा हो, यानी कि अगर मंगल केंद्र का लॉर्ड होकर त्रिकोण में बैठ जाए तो शुक्र में मंगल की दशा यानी कि 3-11 की पोजीशन हो गई। शुक्र 7th हाउस में बैठा हुआ है, मंगल 9th हाउस में बैठा हुआ है, 3-11 की पोजीशन हो गई एक दूसरे को लेकर, रिलेटिव पोजीशन 3-11 की। और मंगल अपने आप में राजयोग बनाए हुए है, लग्नेश होकर 9th हाउस में बैठा है, और शुक्र अपने आप में मालवीय योग बनाया हुआ है, 7th हाउस में बैठा हुआ है। तो ऐसे दो ग्रहों की दशा अंतर्दशा तत्कालिक मैत्री में अपने आप में एक दूसरे के लिए अच्छे फल देने में सामर्थ्य रखते हुए वीनस में मंगल की, बेशक से वो दोनों नेचुरल इनिमिकल रिलेशन में है, बट तत्कालिक मैत्री में वो अगर ऐसे फल देते हैं और ट्रांजिट में भी अच्छे फल आ रहे हैं, तो ऐसी दशा अंतर्दशा वीनस और शुक्र की उस जातक को वीनस और शुक्र से संबंधित सप्तम और नवम भाव को लेकर उसका हो सकता है किसी से कोई रिलेशन बन जाए, अफेयर हो जाए उस समय में उसका कोई, तो ऐसा जो भी उन दो ग्रहों का संबंध हमें जैसा भी योग देता है, तो किसी अच्छी सोसाइटी के लेवल के किसी इंसान के साथ उसका कोई ऐसा संबंध बन जाए या पार्टनरशिप हो जाए, बिकॉज 7th हाउस इन्वॉल्व है, या फिर शादी हो जाए, 7th हाउस इन्वॉल्व है, 9th हाउस इन्वॉल्व है, पेरेंट्स की सहमति से हो जाए, अपनी लेवल के अकॉर्डिंगली हो जाए, तो ऐसा कुछ फल उस जातक को अप्रोप्रिएटली अच्छे लेवल का उस समय मिल सकता है। ठीक है, समझ में आई ये वाली बात? लेकिन Yes, केंद्र ma'am. अधिपति दोष भी लग सकता है। कैसे? अगर वृश्चिक लगन की कुंडली है, शुक्र 7th हाउस में बैठा हुआ है, शुक्र मार्केश भी है, वृश्चिक लगन की कुंडली के लिए शुक्र क्या हुआ? 12th लॉर्ड भी हुआ और 7th लॉर्ड भी हुआ। तो 12th और 7th का लॉर्ड होके 7th हाउस में बैठा हुआ है, केंद्र में बैठा हुआ है, केंद्र का लॉर्ड होके केंद्र अधिपति दोष भी मिला हुआ है, 12th का लॉर्ड भी है, 7th का लॉर्ड भी है। ऐसी दशा अंतरदशा के अंतर्गत यदि शुक्र की ऐसी कोई किसी ग्रह के साथ दशा अंतरदशा में युति बन जाए कि वो ग्रह गिवन हॉरोस्कोप में 6, 8, 12 का लॉर्ड हो जाए, यानी कि वृश्चिक में तो 6 का लॉर्ड बन गया मंगल, खुद हो गया, और मरकरी, फॉर एग्जाम्पल वीनस में मरकरी आ जाए, तो मरकरी क्या हुआ? मरकरी हुआ 8th लॉर्ड और 11th लॉर्ड। ठीक है, और अगर मरकरी और वीनस का हॉरोस्कोप में कोई ऐसा रिलेशन बनता है कि शुक्र से मरकरी जो है इल प्लेस्ड और बुध की, जिसमें कि वो आपस में अच्छा संबंध नहीं बना रहे एक दूसरे से, किस पोजीशन पर बैठे हैं उसके अंतर्गत, तो ऐसी दशा अंतरदशा में जातक को केंद्र अधिपति दोष का भी फल मिल सकता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है देश काल पात्र कैसी दशा और कैसी अंतरदशा है, तो कोई भी इफेक्ट नलिफाई नहीं होता है। मालवीय योग है, इफेक्ट मिलेगा, केंद्र अधिपति दोष है, इफेक्ट मिलेगा, मारक है, इफेक्ट मिलेगा। डिपेंड करता है कि उसके अंगी संगी साथी यानी कि महादशा के अंदर अंतरदशा और प्रत्यंतर दशानाथ आगे मिलके किस तरीके की बात कर रहे हैं, क्या वो सभी उस जातक के लिए उस समय में एक अच्छा फल देने की क्षमता रख रहे हैं, यानी कि राजयोग फलित हुआ। अगर वो उस कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन में यानी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा ऐसे ग्रहों की मिलके जुड़ के बने जो कि अपने आप में हॉरोस्कोप में खराब भावों के स्वामी हो, खराब तरीके से बैठे हो, खराब यानी कि नेचुरल मेलेफिक्स से पीड़ित हो, या फिर फंक्शनल मेलेफिक्स से दृष्ट हो या कंजंक्ट हो,
तो ऐसी कंडीशन में जो अच्छे फल दिखने वाले हैं वो भी पीड़ित होके खराब खराब हो जाए। ठीक है, सवाल है यस किसी का? किसी को कुछ समझ नहीं आया? समझ आ गया सबको? मैम जी मैम, अगर शुक्र और बुध साथ बैठे हो तो उनकी तत्कालिक एनिमिटी बनती है, तो उसे भी बिल्कुल इल प्लेसमेंट कहेंगे। बिल्कुल। जब आप पंचदा मैत्री करते हैं तो जहां पे वो है उसको तो आप इल मानते हैं ना, उसको तो वहां पे दुश्मनी मान लेते हैं। लेकिन वो नेचुरल मेलिफिक्स नहीं है, नेचुरल फ्रेंड्स हैं एक दूसरे के। तो आपको पहले नेचुरल उसकी जो मित्रता है या दुश्मनी है उस ग्रह से वो देखनी है, फिर तत्कालिक देखनी है। तो दोनों का प्लस माइनस करके जो बनेगा आप उसको दे दीजिए। जैसे कि तत्कालिक में अगर सेम हाउस में आ गया तो वो नेगेटिव हो गया, लेकिन नेचुरल में क्या है, वो वीनस और मरकरी क्या है, फ्रेंड्स है। फ्रेंड्स। एक में फ्रेंड हो गया और एक में एनिमिकल हो गया। तो क्या हो गया, फ्रेंड एंड एनिमी न्यूट्रल। ठीक है, अगर फ्रेंड फ्रेंड है तो अति मित्र हो गया। फ्रेंड, एक में फ्रेंड आ गया एक में एनिमी आ गया तत्कालिक और पंचदा में, तो आपको न्यूट्रल करना पड़ेगा। दोनों एनिमी है तो एनिमिकल हो गया, है ना? ये तो सब सीखा हुआ होगा पंचदा मैत्री। यस मैम। ये तो हो चुका होगा आपका या नहीं? प्रवीण में हुआ है? यस मैम। ठीक है, ओके, गुड। फिर अब हम सेकंड पॉइंट पे जा रहे हैं। पहले सबसे पहले हॉरोस्कोप आया, क्या देखना है? लग्नेश, केंद्र। यस। लग्नेश और फिर केंद्र राशि। ठीक है, क्योंकि लग्नेश इज केंद्र एंड त्रिकोण बोथ, तो लग्नेश इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्योंकि लग्नेश को ही बाकी सभी हाउसेस के फल लेने हैं, तो लग्नेश फर्स्ट हाउस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट हाउस ऑफ द हॉरोस्कोप। और उसके अंदर केंद्र और त्रिकोण दोनों के ही गुण उपस्थित है, तो वो केंद्र भी है और त्रिकोण भी है, इसलिए वो सदैव शुभ है। ठीक, अब अगर हम केंद्र और त्रिकोण को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं तो केंद्र से ज्यादा ऑस्पिशियस होता है त्रिकोण। त्रिकोण सदैव शुभ, हमेशा शुभ है। जितने भी हमारे पूर्व जन्मों के हमारे अच्छे कर्म हैं, माइंड रखिए, अच्छे कर्म, पूर्व पुण्य, वो हमारे त्रिकोणों में उपस्थित है। इसलिए अगर हॉरोस्कोप में त्रिकोण के अंदर कोई शुभ ग्रह बैठ गए तो इसका मतलब बहुत ही अच्छी एलिवेटेड सोल है वो, जिसने जन्म लिया। लेकिन क्योंकि अपने कर्मों को काटना है और इस मृत्यु लोक में आना है, इसलिए उसे आना है। ठीक है, तो त्रिकोण से संबंधित ग्रह, त्रिकोण में बैठे हुए ग्रह सदैव शुभ हैं। अपनी दशा अंतर दशा के अंतर्गत वे जातक को पूर्व पुण्यों के अंतर्गत ब्लेस करते हैं और कम एफर्ट्स के साथ अच्छे फल देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है किसी को? ठीक है, आई एलोबरेट इट। सपोजिंग त्रिकोण, फॉर एग्जाम्पल कर्क लगन, एक जुपिटर का साइन कहाँ पड़ेगा? कर्क लगन की हॉरोस्कोप बनाओ। हम 4th and 7th हाउस। नहीं, कर्क लगन की हॉरोस्कोप बनाइए और जुपिटर की कौन सी दो साइंस कौन से हाउसेस में पड़ेंगे वो हाउसेस बताइए। मैम 6th एंड 9th। यस, 6th and 9th, राइट। कहाँ चला गया?
I'll just reshare one horoscope. तो अब क्या हुआ कि एक बेनिफिक प्लैनेट, उसकी रूलरशिप्स कौन कौन से हाउसेस की हो गई? एक Six. स्थान की हो गई और एक त्रिकोण की हो गई। तो जो हम त्रिकोण का अभी रूल कर रहे थे, ये त्रिकोण सदैव शुभ, लेकिन जब ऐसी परिस्थिति हो कि आपको हॉरोस्कोप में किसी शुभ ग्रह की मूल त्रिकोण साइन 6, 8, 12 में पड़े हुए मिल जाए, तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल ये कर्क लगन का एक चार्ट आ गया आपके पास, तो मूल शेयर हो रही है स्क्रीन? नो मैम। मैम अभी नहीं। अब हो रही है ना? यस मैम। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल ये एक चार्ट बनाया, कर्क लगन का चार्ट बना दिया, और मैंने ये बोला त्रिकोण सदैव शुभ। तो जुपिटर बेनिफिक प्लैनेट है, लेकिन त्रिकोण की शुभता कब कम हो जाएगी? यदि त्रिकोणेश की दूसरी इत्र राशि 6, 8 या 12 में चले। ठीक है, अब मैं इसको दूसरे तरीके से बनाती हूँ। अब क्या हुआ? एक आई 9 में, कौन सी राशि आ गई? 5th हाउस में 9 नंबर की राशि आ गई, और दूसरी राशि कहाँ पड़ गई? कहाँ पड़ गई? जुपिटर की दूसरी राशि कहाँ पड़ गई? 8th हाउस। 8। अब मैं इसको कर्क लगन पे रोटेट करती हूँ फिर से। तो जुपिटर की एक राशि 6th हाउस में पड़ी हुई है, और दूसरी राशि कहाँ पड़ी हुई है? कहाँ पर है? 8th में। दूसरी राशि कहाँ है जुपिटर की? आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। 6th और 9th में। 6th और 9th में, ठीक है। तो मैं सिर्फ ये दिखा रही हूँ कि मूल त्रिकोण साइन कर्क लगन के लिए 6th हाउस में पड़ गया, लेकिन अगर किसी का सिंह लगन है तो मूल त्रिकोण साइन का है त्रिकोण में, और इत्र राशि का है 8th हाउस में। सिंह लगन के लिए बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि सैजिटेरियस, धनु राशि पंचम भाव त्रिकोण में पड़ रही है। लेकिन अगर ये कर्क लगन की बात है, एक मिनट आप बोलिए। हाँ सॉरी, वो एक कॉल आ गया था। तो मैंने ये बोला सिंह लगन के लिए बृहस्पति की जो राशि है मूल त्रिकोण, वो त्रिकोण में है, और उसकी इत्र राशि जो है वो अष्टम भाव में है। लेकिन अगर मैं इस सिनेरियो को चेंज करती हूँ और मैं कर्क लगन का चार्ट बना देती हूँ, तो बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि दो स्थान में आ गई, छठे भाव में, और इत्र राशि त्रिकोण में आ गई, तो दोनों में डिफरेंट हो गया। तो किसके लिए ज्यादा बेटर है बृहस्पति? कर्क लगन के लिए या सिंह लगन के लिए, और क्यों? मैम सिंह लगन के लिए, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि उसमें त्रिकोण में आ रही है। यस, वेरी गुड। इसका मतलब जब हम किसी भी
हॉरोस्कोप को देखते हैं तो हमें ये देखना है कि त्रिकोण में मूल त्रिकोण राशि आ रही है, वो तो बहुत ही गुड हो गया, वेरी गुड हो गया। अभी मैंने इसीलिए दोनों कंपेयर करवाए, कर्क लगन और सिंह लगन के लिए जुपिटर की इंपॉर्टेंस कैसे चेंज होती है। बेशक से दोनों में ही जुपिटर की एक राशि त्रिकोण में है और दूसरी राशि दूस्थान में है, लेकिन कर्क लगन के लिए मूल त्रिकोण साइन दूस्थान में है, मगर सिंह लगन के लिए मूल त्रिकोण राशि त्रिकोण में है। तो सिंह लगन के लिए जुपिटर की बेनिफिशियंसी ज्यादा है और कर्क लगन के लिए जुपिटर की बेनिफिशियंसी थोड़ी कम है, क्योंकि उसकी मूल त्रिकोण राशि 6th हाउस में जाके पीड़ित हो गई। फल तो उसको मिलेंगे, लेकिन अगर मैं कर्क और सिंह लगन को कंपेयर करूं तो सिंह वाले को ज्यादा अच्छे फल। ठीक है, इज दैट पॉइंट क्लियर? ठीक है, यस मैम। okay, I'll go back to my slide now. स्लाइड दिख रही है? स्लाइड दिख नो रही है? नो मैम। अब दिख रही है? यस मैम। ठीक है, तो त्रिकोण की बात समझ में आ गई। त्रिकोण हमेशा शुभ है, लेकिन कंपेयर करेंगे अगर, तो यदि त्रिकोण में आने वाली राशियों की दूसरी राशि, यानी जैसे अभी हमने जुपिटर को कंपेयर करा, अगर दूस्थान में है तो त्रिकोण की शुभता में थोड़ी कमी आ जाएगी, यदि एक राशि त्रिकोण में है और दूसरी राशि दूस्थान में। जैसे अभी हमने कर्क और सिंह के लिए जुपिटर की साइंस की बात की। ठीक है, अब हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट हुआ सेकंड एंड 12th हाउस, यानी कि जो भी राशि दूसरे भाव में पड़ेगी वो अपनी इत्र राशि का फल देगी। जो भी राशि 12th हाउस में पड़ेगी वो भी अपनी इत्र राशि का फल देगी। इसलिए सेकंड और 12th हाउस में पड़ने वाली राशियां सम कहलाएंगी। ओके, लेट मी गो टू द चार्ट अगेन। ये दिख रहा है, चार्ट दिख रहा है? कौन आंसर करेगा इस चार्ट को लेकर? कौन आंसर करेगा जो रूल अभी अभी मैंने बोला कि सेकंड हाउस और 12th हाउस में जो भी राशि पड़ी वो अपनी इत्र राशि के फल देंगी उन भावों से संबंधित जिन भावों में सेकेंड हाउस और 12th हाउस में आने वाली राशियां किसी भी हॉरोस्कोप के लिए होंगी। फॉर एग्जाम्पल, वृषभ लगन का चार्ट है। Who will answer? Who will try to explain on this chart? मैम कैन आई? मैम Yes, बोलिए। मैम 12th हाउस में मंगल की राशि पड़ रही है, वो उसकी हम्म। मूल त्रिकोण राशि है, बट उसकी जो इत्र राशि है वो 7th हाउस में जा रही है, Yes, तो वो तो इस मारक हो गए ना मैम। ठीक है, लेकिन मैंने ये बोला द रूल सेज जो भी राशि 12th हाउस में पड़ती है उसकी इतर राशि जिस भाव में होगी उस भाव से संबंधित ज्यादा फल मिलेंगी। यानी कि वृषभ लगन के जातक को 12th हाउस से ज्यादा 7th हाउस से 7th रिलेटेड हाउस से। मंगल के जी फल मैम। मिलेंगे। जी मैम। इज दैट ओके? यस मैम। ओके, एनीबडी यूजिंग द सेकंड हाउस, कौन आंसर करेगा? मैम मैडम देखा मैं एक एक करके बोलिए, कौन बोल रहा है? बोलिए बोलिए।
सुधांशु जी बोलिए। बुध सेकंड भाव में मिथुन राशि है, तो स्वामी बुध है, वो पंचम का फल ज्यादा करेगा, क्योंकि उसकी यस, दूसरी राशि पंचम भाव में। इत्र राशि, ठीक है, दूसरी जी, राशि भी इत्र बोल राशि। सकते हैं, इत्र राशि भी बोल सकते हैं। तो हमने ये बोला सेकंड एंड 12th हाउस राशि न्यूट्रल है, वो अपने इत्र राशियों के फल देंगी। इज दैट क्लियर? I'll go back to my slides then. मैम इनमें अगर फोर्थ और फिफ्थ राशि होगी तो वो फिर सेम हाउस का फल देगी, क्योंकि उनकी तो कोई इतर राशि है ही नहीं। यस, न्यूट्रल हो जाएंगे वो अपने सेकंड और 12th के फल बिल्कुल नामात्र देंगे। न्यूट्रल रिजल्ट्स हैं सेकंड और 12th के। अगर जैसे अगर मैं इसको मिथुन लगन बना देती हूँ, तो आपकी वाली कंडीशन आ गई, सेकंड हाउस में कर्क राशि आ गई, ठीक है। अब इसकी कोई इतर राशि नहीं है, तो ये सेकंड हाउस के फल बहुत कम मिलेंगे इस जातक को, सम के तुल्य, ठीक है। अब अगर मैं इसको कर्क बना देती हूँ, तो सेकंड में क्या आ गया, सिंह, इसकी भी कोई इतर राशि नहीं है, तो सेकंड एंड 12th विल बी न्यूट्रल। इसकी जो इतर राशि है वो थर्ड में आ गई, तो उसके फल इधर से मिल जाएंगे, ठीक है। इज द क्वेश्चन आंसर्ड? यस मैम, थैंक समझ यू। आ गया किसने पूछा था? जी मैम, थैंक यू। ओके, I'll go back to the same slide again. किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो अभी बीच में, when I'm changing the slides. सबको क्लियर है? मैम आपने जो लास्ट पॉइंट में, सेकंड पॉइंट में वो जो दशा का सिस्टम बताया था ना कि केंद्राधिपति और मालव्य के दोनों के बेनिफिट्स मिलेंगे, फिर आपने दशा सिस्टम समझाया था, टाइमिंग, हम वो आगे जाके टाइमिंग में डिस्कस करेंगे ना मैम, वो थोड़ा यस, फास्ट बहुत लोगों सारा से पूरा पकड़ नहीं दशा पाए। रोल्स, यस 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 यस, अभी जी वी आर मैम, गोइंग टू डू इट मल्टीपल टाइम्स। जी मैम, थैंक यू। अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ, पहले सबसे पहले हॉरोस्कोप आया, केंद्र देखा, सेकंड नंबर पे क्या देखना है, त्रिकोण, थर्ड नंबर पे क्या देखना है, 2 12 हाउसेस, फोर्थ नंबर पे देखना है 6 8 12। 6 8 12 आर ऑल्सो नोन एज दुस्थानस, यानी कि उस हॉरोस्कोप के ऐसे भाव जिससे उस जातक को कुछ कष्ट मिल सकता है, लेकिन क्योंकि 3 6 10 11 भाव और भी क्या कहलाए जाते हैं, 3 6 10 11 का ग्रुप क्या बोला जाता है, उपचय स्थान मैम। उपचय स्थान, ठीक है। 3 6 11 इज त्रिशडाय, 3 6 10 11 इज उपचय, 3 6 8 12 इज दुस्थाना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 8 12 दुस्थान है, उसमें से सिक्स्थ जो है वो कहाँ कहाँ आ रहा है, त्रिशडाय में आ रहा है, दुस्थान में आ रहा है, उपचय में भी आ रहा है, ठीक है। तो सिक्स्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या कर सकते हैं, हमारे कुछ कर पाने की मतलब इच्छा शक्ति। फॉर एग्जाम्पल 6th हाउस क्या क्या होता है, क्या क्या कारक तत्व होते हैं, रोग, ऋण, रिपु, यानी कि अगर मेरी ऐसी शक्ति है कि मैं रोग से लड़ सकती हूँ या नहीं, तो मेरा छठा भाव दिखाएगा। अगर मैंने कोई लोन लिया और उसको मैं उतार पाने में सामर्थ हूं या नहीं, वो मेरे 6th हाउस की स्ट्रेंथ दिखाएगी। फिर अगर मेरे से किसी का मतभेद है
लिटिगेशन है, लड़ाई है, झगड़ा है, क्या मैं उसका अवरोध उस जातक को दे पाऊंगी, सामने वाले को? कंपटीशन में क्या मैं विथस्टैंड कर पाऊंगी, दूसरे के साथ compete कर पाऊंगी? ये सभी क्या दिखाता है? ये सभी दिखा रहा है कि मैं क्या कुछ कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, या फिर जातक कुछ कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। 6th हाउस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपने प्रवीण 2 में इसको नहीं पढ़ा, लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि 10th हाउस से 6th हाउस, काउंट करिए, 10th हाउस से 6th हाउस कितना हाउस आगे पड़ेगा? मैम 9th पड़ेगा। 10th से ये 10th, 7, 8, 9, यानी कि जो हमारा कर्म है, कर्म क्षेत्र है, उसका 9th, उसका भाग्य क्या है? वो भी 6th हाउस है। जो भी मैं कर्म करूं उसका मेरे भाग्य से मुझे क्या प्राप्त होगा, वो भी मुझे मेरा 6th हाउस ही दिखाएगा। मेरी जॉब, मेरी सर्विस करने की एबिलिटी, सब कुछ मुझे मेरा 6th हाउस दिखाएगा। इसलिए ऋषियों ने छठे भाव की गणना को लेकर 3 बार इस भाव के ऊपर एम्फेसिस डाला और 3 ग्रुप्स में इसको लिया। उपचय का मतलब क्या है? मेहनत करके आगे बढ़ाएगा। दुस्थान का मतलब क्या है? आपको कुछ ऑब्स्ट्रक्शन होगी, कुछ कष्ट होगा, कुछ रेजिस्टेंस मिलेगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी है। फिर उसके बाद 2, 6, 10, अर्थ त्रिकोण में भी 6 है। आपको पैसा कमाने के लिए, पैसे को प्राप्त करने के लिए भी छठा भाव चाहिए। 6th हाउस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और फिर अगर हम उसको 9 से देखें तो कौन सा हाउस पड़ता है? 10th। तो क्या कॉम्बिनेशन बना? 10th का 9th हो गया और 9th से ये 10th हो गया। तो मैम रिलेटिव, दोबारा बताती हूँ, 10th हाउस से 6th हाउस काउंटिंग में कितना होता है? खुद काउंट करिए, जो भी क्वेश्चन पूछ रहा था, और आंसर करिए। डू इट योरसेल्फ, नहीं तो आएगा नहीं। सभी लोग प्लीज काउंट करिए, एक हॉरोस्कोप बनाइए खाली 10th हाउस से 6th हाउस काउंट करेंगे। मैं यहाँ पे काउंट कर रही हूँ, एक बार यहाँ देखिए और फिर अपनी कॉपी में करिए। दिस इज 10th हाउस, इसको मैंने 1 काउंट करा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 6th हाउस तक आते आते मुझे 9 नंबर मिला। तो 10th हाउस से 6th हाउस 9th हाउस। अब मैंने क्या बोला? अगर मैं इसको 9th हाउस से काउंट करना चाहती हूँ कि 9th हाउस के संदर्भ में छठा भाव किस स्थान पर आता है, मैं उस स्थान या उस भाव के लिए नवे भाव का संबंध देखना चाहती हूँ। तो क्या हुआ? 9 से मैंने काउंट किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरे भाग्य का कर्म। अब मैं इसको ऐसे टर्न करती हूँ। ओके, वी डू इट दिस वे। तो जो 9th हाउस था वो यहाँ आ गया, उससे जो 6th हाउस में जो राशि पड़ रही थी वो तुला थी। 1, 2, 3, 4, 5, 6 तुला थी, तो वो उसका कर्म बन गया। आई विल गो बैक टू द टॉरस अगेन, फिर उसी से देखिए, मैंने ये आपको जस्ट रोटेट करके दिखाया। ये हमने जो पहला अभी असेंडेंट बनाया था टॉरस, उसका जो 6th हाउस है उसमें लिब्रा राशि पड़ी हुई थी। तो मैंने जब 10th से काउंट करा, यानी कि 9वें भाव से 10वीं राशि से काउंट करना शुरू करा, तो भाव काउंट करा, एक पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां और 10वां। यानी कि मेरे भाग्य स्थान से छठा भाव 10th पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक ही हाउस जब हम विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट हाउसेस काउंट करते हैं तो वो बिल्कुल अलग तरीके से फल देने लगता है। यानी मेरे भाग्य का कर्म स्थान बन गया, यानी कि भाग्य से मेरे कर्मों में मुझे क्या मिलेगा, या भाग्य से मुझे क्या अच्छा प्राप्त हो सकता है मेरे प्रोफेशन में।
मुझे मेरे भाग्य से क्या हेल्प मिल रही है कि मेरा प्रोफेशन भाग्य उदय की तरफ चले, या भाग्य उदय हो और मेरा कर्म आगे बढ़े, या मेरा काम आगे बढ़े। तो ये एक रिलेटिव हाउस थ्योरी है। किसी भी भाव के संदर्भ में कोई भी लगन से दो स्थान में आने वाला भाव कोई अच्छा भाव हो सकता है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि 10th हाउस से 6th हाउस जो है वो 9th हो गया, लेकिन अगर मैं इसको लगन से देखूं तो लगन से छठा भाव तुला राशि दो स्थान का भाव है 6th हाउस। तो लगन के लिए वो डिफिकल्टी दे सकता है, लेकिन मेरे कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मेरे 10th हाउस के रिलेशन में वो मेरा भाग्य है, वो मेरा लक है। तो मुझे अपने काम में मेरे भाग्य से कितना सहयोग मिलेगा वो मेरा छठा भाव है। ठीक है, I've tried to give it 2-3 times. I hope कि सबने इसको पिक किया होगा। सबको समझ में आया? यस मैम। तो Yes, जब ma'am. हम ये मैम बोलते ये हैं यस, मैम ये 9th से जो 10th बनता है इसकी एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा भाग्य कंफ्यूजन का है। कर्म, भाग्य का कर्म यानी कि कब कब भाग्य से मेरे कर्म में मुझे प्रमोशंस मिल जाएं, अपलिफ्टमेंट हो जाए, हाउ माय डेस्टिनी विल हेल्प मी। ओके, उसमें बोला अपॉर्चुनिटीज। कि मैंने उसमें बोला कि मेरे प्रोफेशन में कब कब माय लक विल हेल्प। इसमें मैंने बोला मेरे लक की वजह से मेरे प्रोफेशन में कब कब अपलिफ्टमेंट होगी। एंड रिजल्ट वही है कि आई विल गेन द अपलिफ्टमेंट ऑफ माय प्रोफेशन थ्रू 6th हाउस, because now 6th house is common for my 9th house and 10th house. तो relative theory for my luck and profession related to the 6th house will show कि 6th house is a good house with respect to 10th house and 9th house। means अगर मुझे अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ अच्छा देखना है तो जब जब मेरा 6th हाउस एक्टिवेट होगा तो मेरा भाग्य और कर्म उदित होगा और मुझे कुछ अच्छा मिल सकता है। जबकि अगर मैं इसको लगन से देखूं तो ये मुझे कभी ना कभी चैलेंज ही देगा, बिकॉज ये लगन से 6th है, रोग ऋण बीमारी जो भी आप इसको समझ लीजिए, रोग ऋण शत्रु, इनको लेकर ये शरीर को ये सब कष्ट देगा, लेकिन मेरे कर्म क्षेत्र के संबंध में यही छठा भाव मुझे ऊपर उठाए। चाहे वो मेरे भाग्य से मिला हुआ मेरा अपलिफ्टमेंट हो, चाहे वो मेरा खुद का ऐसा कर्म हो जिससे मेरा भाग्य आगे बढ़ा। कर्म का भाग्य और भाग्य का कर्म, तो यू कनेक्ट बोथ ऑफ देम। इज दैट ओके? यस मैम, गॉट इट, थैंक्स। ठीक है, तो मैं सिर्फ एक बात इससे रिफ्लेक्ट करना चाहती हूँ, क्या कि एक ही भाव जो कुंडली में दो स्थान को दर्शा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो भाव तो अब खराब ही है, उस भाव की एक्टिवेशन से कुछ खराब ही होगा। अब मैं इसको एक दूसरे तरीके से बोल रही हूँ, धीरे धीरे बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो ताकि आप उसको पिक कर पाओ। लगन से 6th हाउस एक्टिवेट हुआ तो शारीरिक कष्ट, लिटिगेशंस, लोन लेना पड़े, ऐसा हो सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम 10th हाउस से रिलेशन में वो 9th है, तो मेरे प्रोफेशन में लोन लेके कुछ अपलिफ्टमेंट हो जाए, किसी से मेरा झगड़ा हुआ तो वो मेरा डिमोशन हो जाए, डिपेंड करता है कि हाउ स्ट्रॉन्ग इज द 6th हाउस। ठीक है, अगर भाग्य साथ दे तो अपलिफ्टमेंट, अगर भाग्य में कोई डिफेक्ट है, मेलेफिक्स एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो यू माइट गेट डिमोशन। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो लगन के लिए वो खराब है, बट मेरे प्रोफेशन के लिए वो गुड है,
तो सेम हाउस से आपको गुड भी मिल रहा है, सेम हाउस से आपको बैड भी मिल रहा है। तो आप किस कॉन्टेक्स्ट में उस पूछने वाले के सवाल का जवाब देना चाहते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में उस हाउस का रिलेशन देखना है, फिर आप देखोगे कि मुझे क्या रिजल्ट मिला। इज दैट ओके? समझ आया? हाँ ना तो बोल दिया करो, मुझे लगता है सारी क्लास भाग गई, एक तो मुझे नजर नहीं आते सब। यस मैम। यस मैम। कुछ ज्यादा हो गया, आज सो गए सब। क्या हुआ, अच्छा नहीं लग रहा? नो मैम, वो अच्छा लग बीच रहा में ना मैम। कुछ नेटवर्क इशू हो गया था, अब ठीक है। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही? हाँ जी, वो बीच में ना कुछ मेरी तरफ से ही नेटवर्क इशू था, अब क्लियर है। बाकी सब लोगों को तो सुन रहा होगा। यस मैम, यस समझ मैम। में आ रहा यस मैम। फिर उसके बाद 6 8 12 देख लिया आपने। फिर 3 6 11 देखिए, प्री शडाई, यानी कि कुछ ऐसे भाव जो कुछ रुकावटें देंगे आपको। तीसरा भाव क्या है? पराक्रम का भाव है। छठा भाव अभी हमने सारा डिस्कस किया। और 11th हाउस क्या है? आपके प्रॉफिट्स, या फिर वो भावनाएं या वो डिजायर्स जो अभी पूरी नहीं हुई, जिसके लिए आप तीसरे भाव से मेहनत करते हैं, छठे भाव से कर्म करते हैं। और अगर 3 7 11 को लेंगे तो काम भाव हो जाते हैं, वायु तत्व राशियां हो गई 3 7 11। तो तीसरे भाव का बचपने का पराक्रम, फिर उसके बाद 7th हाउस जब शादी हो जाती है, शादी को लेकर जो भी इच्छाएं हो उसके लिए पराक्रम। और 11th हाउस जो आप मान सम्मान प्रतिष्ठा, जिस जिन चीजों की डिजायर आपकी है। तो 3 6 11, 3 6 7 11 है ना। तो 3 6 11 का एक अलग से त्रिशडाय का है, लेकिन एक दूसरे तरीके से 3 7 11 को हम काम त्रिकोण भी लेते हैं और उसको भी हम इसके साथ जोड़ देते हैं। फिर हमें देखना है कि किसी भी गिवन हॉरोस्कोप के लिए फंक्शनल मेलेफिक कौन से होंगे। 3 6 11 और 8 हाउसेस के लॉर्ड्स ऑफ द 3rd 6th 8th and 11th houses are considered functional malefic, especially if signs falling in 3 6 8 11 are the मूल त्रिकोण signs of the planets. I repeat, 3 6 8 11 भावों में आने वाली राशियां, या फिर 3 6 8 11 भावों में पड़ने वाली राशियां किसी भी हॉरोस्कोप के लिए अशुभ फलकारी हो सकती हैं, फंक्शनल मेलेफिक हो सकती हैं, पर्टिकुलरली टू द गिवन हॉरोस्कोप। ठीक है? और वो कोई भी शुभ ग्रह भी हो सकते हैं, लेकिन वो उस पर्टिकुलर हॉरोस्कोप के लिए फंक्शनल मेलेफिक कहलाएंगे। और ये कंडीशन तब और भी स्ट्रांगली फ्रक्टिफाई होती है जब 3 6 8 11 भावों में किसी भी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि आती है। जैसे अभी मैंने आपको कर्क लगन और सिंह लगन घुमा घुमा के दिखाया था, राइट? दिखाया था। क्लास आवाज क्यों नहीं देती है पीछे से? एक जना तो जो मॉनिटर है कम से कम हाँ, हाँ ना कर दिया करो। यस मैम। यस मैम। जैसे लगता है कि सब भाग गए मेरी क्लास छोड़ के। अगर मैं तुम्हें ही ढूंढूंगी तो फिर स्लाइड्स कौन शेयर करेगा? अभी ये देखो, मैंने बोला 6 8 12 में, ओ सॉरी 3 मैम 6 स्लाइड नहीं दिख रहा। 8 नहीं दिख रहा और उसको नहीं शेयर मैम, नहीं स्क्रीन हुआ। नहीं आ रहा। एक सेकेंड रुको, मैंने तो कर दिया था अपनी तरफ से।
देखो जब दिखेगा तो बताओ। यस मैम। दिख आ गया? या मैम। अब मैंने ये बोला यस मैम। फंक्शनल मेलेफिक्स किसी भी गिवन लगन के लिए 6, 3, 6, 8, 11 के जो लॉर्ड्स होंगे वो फंक्शनल मेलेफिक्स होंगे। वो फंक्शनल मेलेफिक्स और भी मेलेफिक्स होंगे गिवन हॉरोस्कोप के लिए यदि 3, 6, 8, 11 भावों में आने वाली राशियां किसी भी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि हो। फॉर एग्जाम्पल कर्क लगन के लिए तीसरे में कौन सी पड़ रही है? मैम वर्गो, किसकी मूल त्रिकोण है? बुध, मरकरी। ठीक है, तो पहला पॉइंट मिल गया। कर्क लगन के लिए बुध विल नॉट बी गुड। क्यों? क्योंकि 3, 6, 8, 11 में से एक राशि उसकी मूल त्रिकोण इन भावों में पड़ गई। अब देखो 6 में देखो, मैम जुपिटर जुपिटर। गुरु। राशि की बात हो रही है बेटा। राशि कौन सी राशि है? धनु मैंने है बोला मैम। मूल त्रिकोण है नहीं है? है मैम मैम। जुपिटर की मूल त्रिकोण। इसका मतलब कर्क लगन के लिए जुपिटर क्या हुआ? अशुभ मैम। अशुभ। अब ये देखो, ये कौन सी है? मैम सैटर्न की, कौन सी? एक्वेरियस। कौन सी? मैम मूल त्रिकोण, मूल त्रिकोण। मूल त्रिकोण। यस। तो इसका मतलब मरकरी भी शुभ नहीं है, जुपिटर भी शुभ नहीं है, सैटर्न भी शुभ नहीं है। इसकी पड़ी शुक्र की, लेकिन इसकी मूल त्रिकोण नहीं है। इट इज मैम स्टिल ओके, चंद्रमा बेटर की। देन एज कंपेयर टू ऑल अदर्स। ठीक है, बट जुपिटर विल बी इन बेटर पोजिशन। क्यों? क्योंकि उसकी दूसरी इतर राशि फिर भी त्रिकोण में है। लुक फॉर द सैटर्न, मूल त्रिकोण राशि in the 8th house, but other sign also falling in the केंद्र। केंद्र हमने कैसे बोला? सम। लॉर्ड्स ऑफ केंद्र इन केंद्र विल बी सम, न्यूट्रल। मेलेफिक्स अपनी मेलेफिशिएंसी छोड़ देते हैं, बेनिफिक्स अपनी बेनिफिशिएंसी छोड़ देते हैं। तो जो ग्रह सम हो गया वो सम हो गया जब वो केंद्र में आ गया, क्योंकि सम भाव है केंद्र में। कैसे? अगर प्रिंसिपल ने अपने केंद्र के रूम में, मतलब अपने रूम में सब टीचरों को बुला लिया है, तो सब कैसे हो गए? न्यूट्रल। कोई प्रिंसिपल के सामने चूं चा नहीं होगी। जो प्रिंसिपल ने बोल दिया बोल दिया, कमरे से बाहर निकल के कुछ भी बोलो। केंद्र में जब बैठे हैं सब, तो कैसे होते हैं? मुंह बंद करके चुप, सम, न्यूट्रल। ठीक, इज दिस पॉइंट क्लियर? यस मैम। ओके, तो अभी आज हम इतना ही करते हैं। इट्स ऑलरेडी टाइम, वी विल हैव अ नेक्स्ट क्लास। आई विल हैव आल्सो नेक्स्ट क्लास ज्वाइन, तो वी विल ट्राई टू सम अप टुडे। अगर आज की क्लास के लिए कोई क्वेश्चन है जो आपको अभी क्लियर नहीं हुआ, तो आई विल टेक अप